बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए स्टूडेंट, अब हम इसका सेकंड पार्ट है इसी वीडियो का, जिसमें हमने वर्ब के पैटर्न्स पढ़े थे और हमने वर्ब की फॉर्म्स देखी थी। और हम अब देखेंगे कि जो वर्ब के पैटर्न हैं या वर्ब की फॉर्म्स हैं, वो हमारी कैसी मदद करने जा रहे हैं। और हम उसको समझेंगे। ये जो टॉपिक हमारे सामने आ रहा है, जिसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ये बड़े बड़े बच्चों को कंफ्यूज करता है, बड़े पढ़े लिखे बच्चों को कंफ्यूज करता है कि ये आखिर नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, आपने इसको ना समझ। कुछ फाइनाइट वर्ब भी होते हैं, ये इसका उल्टा है फाइनाइट वर्ब का। अब आप समझेंगे ये फाइनाइट वर्ब कहाँ से आ गए। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को बड़ी आसानी से, बड़ी आसान सी भाषा के अंदर आपको मैं समझा दूं, बड़े सिंपल वर्ड्स के अंदर। बेटा वो वाला वर्ब जब आपको टाइम के बारे में और एक्शन के बारे में बता दे, टाइम और एक्शन के बारे में बताए, वो फाइनाइट वर्ब होगा। अब टाइम और एक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने एक वर्ड लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल गोज का वर्ड लिखा मैंने। ठीक है, तो ये गोज का मतलब जो है ना, वो होता है कि एक प्रेजेंट के अंदर एक्शन हुआ, ही गोज टू कॉलेज, तो ये एक प्रेजेंट एक्शन है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं ही हैज गॉन, अगर मैं लिख दूं हैज गॉन, तो ये भी मेरा एक एक्शन जो है वो प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ हुआ है। ही वेंट भी एक कंप्लीट एक्शन है, जो मुझे टाइम और उसके बारे में बता रहा है। लेकिन जो वर्ब है ना, दो वाले वर्ब जो हमने इन्फिनेटिव पढ़े थे, इन्फिनेटिव कौन कौन से पढ़े थे। अच्छा, इसका इन्फिनेटिव क्या होगा, इसका इन्फिनेटिव गो होगा, या इसका क्या होगा, टू इन्फिनेटिव होगा। ये बात याद है ना आपको, कि भूल गई आपको। ये जो गो बेस फॉर्म था, ठीक है जी, ये गो बेस फॉर्म थी, ठीक है। और टू इन्फिनेटिव का क्या मतलब था, टू इन्फिनेटिव याद है, गो को बेस फॉर्म कहते हैं हम, और टू इन्फिनेटिव को हम कैसे लिखेंगे, टू इन्फिनेटिव, टू गो। ठीक है, तो गो का मतलब क्या हुआ, गो को क्या क्या नाम दिया था हमने, बेस फॉर्म दी थी। और टू गो का मतलब हमने दिया था क्या नाम दिया था, टू इन्फिनेटिव दी। अब ये जो सिंपली जो वर्ड है ना, गो और टू गो, ये कोई टेंस नहीं बताते, कोई किसी भी टाइम के बारे में बताते हैं कि ये एक्शन प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में, कोई चीज नहीं पता चलती। इसकी और निशानी ये भी है कि आप इसके साथ ही यूज करें तब भी गो ही आएगा, आप इसके साथ आई यूज करें तब भी गो आएगा। आई, वी, यू, दे, कोई भी यूज कर लें, इस वर्ब की हालत चेंज नहीं होनी, इसने वैसे ही का वैसे रहना है। वो वाले वर्ब जो अपनी फॉर्म्स चेंज नहीं करते किसी भी सूरत के अंदर, उनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन ये वाली। और वो वाले वर्ब्स जो अपने नंबर के साथ, अपने सिंगुलर के साथ, अपने जेंडर जिनके साथ लगता है, मतलब ही शी इट जेंडर है ना बेटा, और आई वो यू दे, ये भी जेंडर है, ठीक है। ही जेंडर है, शी जेंडर है, और नंबर मतलब ही शी सिंगुलर है और वी प्लूरल है, उनसे चेंज हो जाते हैं। मगर मैं कहता हूँ कि जी ही राइट्स है, तो आई राइट हो जाता है, ऐसे ही है ना। और मैं कहता हूँ जी ही एक्सप्लेन्स है, तो दे एक्सप्लेन हो जाता है, वो ऐसे उड़ गया। ठीक है, तो वो वाले वर्ब जो अपनी हालत किसी हालत में भी चेंज नहीं करते, उनको नॉन फाइनाइट कहते हैं। जो चेंज कर लेते हैं वो फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है जी, आई होप सो कि यू गॉट दैट आइडिया। अब देखें, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स whose form whose form is not bound or determined by the number and person of the subject in the present. In other words, if the subject in the sentence changes, the non-finite verbs remain the same, although they have the appearance of a verb that do not perform the function of a verb and are used as a noun, adjective or अब इनके function भी change हो जाते हैं। अब देखो एग्जाम्पल देखो, I want to meet। अब देखो बेटा, मैंने आपको कहा था कि ये जो है ना बेस फॉर्म और टू इन्फिनेटिव, ये कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आएंगे, इनके से पहले कोई ना कोई वर्ब होगा, ये एक और निशानी है। तो देखो, ये वांट एक ये वाला वर्ब है, और ये टू मीट ये एक दूसरा वर्ब है। ठीक है, अब बताओ किससे लगा हुआ है, टू मीट से लगा हुआ है, तो ये टू इन्फिनेटिव है। शी वांट्स ये भी एक मेन वर्ब है, और देखो एक और वर्ब लगा हुआ है टू मीट। इस तरह से ही वांटेड टू मीट। अब देखो कि इसमें I want to meet, she wants to meet, we wanted to meet। इसमें देखो want प्रेजेंट लगा हुआ है, इसमें wants इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, और ये पास्ट है। लेकिन इसके टाइम से वर्ब से I, she, we से कोई फर्क नहीं पड़ा, टू मीट सारे सेम लगे हुए। ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब याद रखिएगा, नॉन फाइनाइट सिर्फ जो है ना ये इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव नहीं होते। बाज़ वक़्त आईएनजी जो वाला फॉर्म है ना, वो भी नॉन फाइनाइट हो जाता है। यूं याद रखें कि ये किसी भी टाइम को नहीं शो करते, ये आप टेंस के अंदर सेम रहेंगे।
इनके चेंज नहीं होंगे। ठीक है जी, आई होप सो यू गॉट दैट आइडिया। अगर नहीं है तो बेटा बार बार प्रैक्टिस हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, आगे एक्सरसाइज भी आ रही है, उस एक्सरसाइज में मजीद हम समझ जाएंगे। ठीक है जी। अब देखो काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब की काइंड्स कौन कौन सी होती हैं, उसने 3 काइंड बताई हैं। एक इन्फिनेटिव फॉर्म बताई जो उसने, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या इज फॉर्म बाय एडिंग द preposition टू। अब इसमें देखें इन डी इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, इन्फिनेटिव उसके साथ क्या लगा रहा है, preposition टू द बेस फॉर्म। टू असद का नाम इसमें टू इन्फिनेटिव है। ठीक है ना, इट इज इजी टू नो। अब इसमें मेन वर्ब कौन सा लगा हुआ है, इज इसका मेन वर्ब लगा हुआ है, ये वाला इज। इट इज इजी टू नो, टू इन्फिनेटिव हो गया। इस तरह शी वांट्स टू गो, ये भी टू इन्फिनेटिव हो गया, वांट्स मेन वर्ब हुआ और टू गो। अच्छा मुझे बताएं शी टू गो होता है वर्ड, कोई नहीं होता। इसी तरह से इट टू नो होता है, कोई भी नहीं होता। इट इज इजी टू नो, शी वांट्स टू गो, इसका मतलब वांट्स की वजह से आगे टू गो लगा हुआ है। ठीक है, और वो टू गो क्या बन गया, अब इसका मतलब उर्दू में बनता है शी वांट, वो जाना चाहती है, जाना। अब ये जो जाने का वर्ड है ना, जाना, सोचना, उठना, बैठना, ये किसी टाइम को शो नहीं करता, ये यूनिवर्सल एक्शन को शो करता है। यहां तक क्लियर होगी। इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। अब वो देखो जी नई टर्मिनोलॉजी, ये टर्नली है बिल्कुल, इसका कोई ताल्लुक, इसका कोई समझने से ताल्लुक नहीं है, ये अपने अपने तौर पे याद कर लें। कहता है जी फुल इन्फिनेटिव्स, पहले उसने कहा इन्फिनेटिव टू है, अब फुल इन्फिनेटिव क्या कहता है, एन इन्फिनेटिव प्रीसीडेड बाय इज कॉल्ड अ फुल इन्फिनेटिव। सो फुल इन्फिनेटिव कंसिस्ट टू प्लस वर्ब, यानी ये जो टू लिव है इसको फुल इन्फिनेटिव कह रहा है, तो यहाँ क्यों सिंपली इन्फिनेटिव का है, अजीब सी बात। खैर परेशान नहीं होना, ये चाहे आप इसको फुल इन्फिनेटिव कह दें, इसको टू इन्फिनेटिव कह दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम जो मर्जी रख लें। अब बेयर इन्फिनेटिव क्या है, एन इन्फिनेटिव विदाउट टू इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मदर लेट्स मी, देखो वॉच लिखा हुआ है, टू वॉच नहीं लिखा, मदर लेट्स मी टू वॉच होता ही नहीं। अब आपसे मुझे पूछे क्यों नहीं होता, अभी इसकी वजह यह है कि नहीं होता कि लेट के बाद आने वाला वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में जाएगा, ये रूल है, और ये आपने ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, इस तरह से। अब स्प्लिट इन्फिनेटिव भी है, स्प्लिट इन्फिनेटिव स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर रॉन्ग है, गलत है। मतलब व्हेन एन एडवर्ब इज पुट इन बिटवीन टू एंड द वर्ब, द इन्फिनेटिव इज split in two parts and referred to as a split infinitive. For example, I request you to, अभी क्या होना चाहिए था, I request you to grant me। अब ये grant verb है और to infinitive, असल में वर्ड क्या था, to grant, और इससे पहले मेन वर्ब क्या है, ये देखो ये रिक्वेस्ट मेन वर्ब है, तो रिक्वेस्ट व्हाट, ही रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, लीव होना चाहिए था। अब उसने क्या किया, बजाय ये लिखता कि टू आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, जिसने कहा आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली। एडवर्ब जो है ना, सब टू और वर्ब के दरमियान उसने घुसेड़ दिया ऐसे बीच में, तो इसको कहते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव। तो द यूज ऑफ स्प्लिट इन्फिनेटिव is considered to be bad style of writing and hence it should be avoided as far as possible। ठीक है जी, तो एग्जांपल है, I advised her to eat once report ऑन ड्यूटी, कहता है अवॉइड करें, ये लिखें आई एडवाइज्ड हर टू रिपोर्ट ऑन ड्यूटी एट। समझ लगी बच्चों बात, आई होप सो यू गॉट दैट आइडिया। अब आप देखते हैं यूज ऑफ द बेयर इन्फिनेटिव। अब बेयर इन्फिनेटिव कहाँ कहाँ यूज होता है, ये आपने याद करना है बिल्कुल, जब तक ये याद नहीं होगा या इसको अंडरस्टैंड कर लें, तो इसके बाद वर्ब सच, ये वाले वर्ब फील के बाद, हियर के बाद, मेक, फाइंड और वॉच के बाद, ठीक है, और सी, ऑब्जर्व, लेट के बाद ऑलवेज फॉलो द बेयर इन्फिनेटिव। आई हर्ड के बाद देखो स्क्रीम लिखा हुआ है, लेट के बाद प्ले लिखा हुआ है, ये चीज़ याद करनी है। इसको मैं आपको निमोनिक्स बना दूं थोड़ा सा, अगर आप याद करना चाहें निमोनिक्स बना लें। वर्ब सच एज, लिखें लेट फील, लेट फील बाय फाइंडिंग, फाइंडिंग और ऑब्जर्विंग, फाइंडिंग ऑब्जर्विंग। ठीक है, लेट फील बाय फाइंडिंग ऑब्जर्विंग, लेट फील बाय, इसको है क्या, लेट फील बाय हेयरिंग, फाइंडिंग, ऑब्जर्विंग एंड वॉचिंग। ठीक, सारे वर्ड आ गए। तो लेट फील बाय फाइंडिंग, सीइंग, ऑब्जर्विंग वगैरह वगैरह। तो अगर आप ना लगाएं तो ये वाले वर्ड आपको याद हो जाएंगे कि लेट के बाद, ऑब्जर्व के बाद, फाइंड के बाद, वॉच के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो बेस फॉर्म में आएगा। जैसे आई हर्ड हर स्क्रीम इन एंगर, मैंने उसको सुना कि वो गुस्से में चीख रही थी। अब देखें उर्दू में क्या मतलब बन रहा है और स्टाइल भी देखें इंग्लिश में क्या बन रहा है। तो आपने नेवर कंफ्यूज उर्दू लैंग्वेज विद इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिचुएशन, ओन स्ट्रक्चर।
तो इस तरह से एक और, ये तो बेटा नंबर 1 हुआ, ठीक है, ये वाले वर्ब जिनके बाद आपने क्या लगाना है, बेस फॉर्म लगाना है। अब दूसरा सिचुएशन देख लें, expressions such as had better, would rather, sooner than, etc. always followed by the bare infinitive. जैसे you had better leave लिखा हुआ है, he would rather suffer लिखा हुआ है। समझ लगी बच्चे बात? इस तरह से expression with why and why not take the bare, why worry about the future, why not take a taxi, ये तीसरी सिचुएशन है जिसके बाद आपने बेस फॉर्म लगाने। इस तरह से मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेयर इन्फिनिटिव। मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं, इस पे अलग चैप्टर भी आ रहा है, विल, शेल, मे, माइट, कैन, कुड, जब भी आएंगे वो आपकी बेस फॉर्म आएगी। यू मस्ट कैरी, वी ऑट टू इन्फॉर्म। ठीक हो गया बच्चों जी? ये थे हमारे यूज ऑफ बेयर इन्फिनिटिव कि कहाँ कहाँ यूज होना है। ये 4 जगहों पे यूज होते हैं। ये जितने अच्छे आप वर्ड याद कर लेंगे उतने आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर होगा। देखिए ना, आप आई हर्ड हर स्क्रीम्ड इन एंगर, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। दे लेट अस प्लेड, गलत हो गया। दे लेट अस टू प्ले, गलत हो गया। दे लेट अस प्लेइंग, गलत सेंटेंस हो गया। You had better left, गलत। You had better leaving, गलत। You had better to leave, गलत। You had better leave, he would rather suffer। समझ लगी बात बच्चों जी? ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, यूज द verbs given in brackets with or without to as required। तो देखो, अब नीड नॉट के बाद हमने क्या लगाना था, वर्ब की बेस फॉर्म, तो क्या लगेगा, यू नीड नॉट आस्क। आई यूज्ड, अब आई यूज के बाद टू लिखना आता है, आई यूज टू लिव। मे मॉडल वर्ब है तो मे आई यूज ही आएगा। तो दे रिफ्यूज के बाद टू आता है, दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। आई वुड लाइक हिम गो टू द लाइब्रेरी बट आई कांट मेक हिम गो, ऐसा ही होगा, बट आई कांट मेक हिम गो। इस तरह से शी वुड प्रेफर, प्रेफर के बाद आईएनजी आएगा, शी वुड प्रेफर विजिटिंग द आर्ट क्लास। इस तरह से यू सीम टू नो आएगा, वेयर वुड यू लाइक टू हैव, यू मस्ट लीव, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, प्लीज परमिट मी टू स्टे। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि प्लीज परमिट मी स्टेइंग नहीं होगा, टू स्टे होगा। यू मस्ट लीव आएगा, यू मस्ट लेफ्ट नहीं होगा। वेयर वुड यू लाइक टू हैव होगा, वेयर वुड यू लाइक हैविंग नहीं होगा। यू सीम टू नो होगा, यू सीम नोइंग नहीं होगा। ये कैसे बेटा, ये देखो, उससे पहले जितने भी वर्ब्स आए हैं वो वर्ब्स बताते हैं भाई, मैंने चूंकि मेरा ये वर्ब आ गया तो मेरे साथ ये वाला दोस्त होगा, मैंने किसी और दोस्त को साथ नहीं लेना। तो वो लफ्जों का पैटर्न बेटा ये आपने समझना है। ये मैंने इसके साथ आपके साथ सच भी कर ली। यू नीड नॉट, यू नीड नॉट आस्क, देखें यू नीड नॉट टू नहीं लगाया हुआ। तो आई यूज टू लिव है, मे आई यूज है, दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, आई वुड लाइक हिम टू गो है, शी वुड प्रेफर टू है, यू सीम टू नो है, वेयर वुड यू लाइक टू हैव है, यू मस्ट लीव द रूम है, प्लीज परमिट मी टू स्टे। ठीक होगी बच्चों बात? एक और देख लेते हैं। जब जेरंड शुरू हो गया, जेरंड क्या होता है, ये वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म को कहते हैं। जेरंड इज अ वर्ब विद आईएनजी एडिंग एंडिंग एंड इट इज फंक्शन एज अ नाउन। ये नाउन का काम भी करता है। एज अ नाउन द जेरंड कैन ऑक्यूपाई वेरियस पोजीशंस इन अ सेंटेंस। अब बेटा देखो ये कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब में यूज होता है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब में यूज होता है। मतलब बर्निंग ऑफ लीव्स शुड बी बैंड। अब इसमें शुड बी बैंड मेन वर्ब है, लेकिन क्या चीज बैंड है, वो है बर्निंग। अब देख लो कि जो बर्निंग का वर्ड है, ये लफ्ज बर्न वर्ब नहीं है, बिल्कुल वर्ब है, लेकिन यहाँ पे आईएनजी लगाया तो बर्निंग बन गया, और ये जो है वो सब्जेक्ट बन गया, नाउन बन गया, इसलिए जेरेंड हुआ। ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, अब वी रियली इंजॉयड, इंजॉयड मेन वर्ब है, पास्ट टेंस है, और आगे देखें प्लेइंग लिखा हुआ है, वी इंजॉयड व्हाट, प्लेइंग। तो ये भी जो है ना वो नाउन है, और नाउन कहाँ पे आया हुआ है, एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है। ऐसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के बाद आने वाला दुनिया का हर वर्ड नाउन होता है, और वो अगर वर्ब आ जाए तो आईएनजी में चेंज करके उसको नाउन बनाना होता है। ही गेव नो रीजन फॉर प्रेपोजिशन हुआ, और देखिए फॉर कमिंग जो है वो आईएनजी के साथ आ गया, जेरेंड बना। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, वर्ब को कंप्लीट करने वाला वर्ड, शी लव्स मेन वर्ब हुआ, शी लव्स व्हाट, शी लव्स सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल्स। तो ये भी हमारा जो है वो एडजेक्ट वो बन गया जेरेंड। इस तरह से एब्सोल्यूट फ्रेज भी होती है, जैसे प्लेइंग कार्ड्स बीइंग हिज हॉबी, ही वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये देखेंगे प्लेइंग कार्ड के साथ आ गया जी। ठीक है, ये सारे के सारे जेरेंड बनते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अ सूटेबल जेरेंड, स्टडी द एग्जांपल गिवन अबव। नो वन शुड बी अलाउड टू प्ले क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, अब हमने क्या करना है, वो कहता है कि इस सेंटेंस को दोबारा लिखें, और दोबारा लिखने के बाद सेंटेंस यूजिंग जेरेंड के साथ यूज करें। स्टडी द एग्जांपल गिवन बिलो। अब देखें, नो वन शुड बी अलाउड टू प्ले क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, किसी को भी इस ग्राउंड में क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नो वन शुड बी अलाउड टू प्ले, तो प्लेइंग क्रिकेट शुड नॉट बी अलाउड ऑन दिस ग्राउंड।
अब टू प्ले को मैंने क्या बना दिया, प्लेइंग में। टू प्ले क्या चीज़ है, इन्फिनेटिव है, इसको मैंने जेनरल बनाया तो क्या बना, प्लेइंग क्रिकेट should not be allowed on this ground. इस तरह से a clean swimming pool is the place I love to swim in. तो a clean swimming pool, वैसे भी स्विमिंग देखें ing फॉर्म आ रही, लेकिन पूल से पहले है तो एडजेक्टिव बना हुआ है। a clean swimming pool is the place I love to swim in. ठीक है जी। तो he received an award because he sang well. ही इसने क्या किया, ही रिसीव्ड एन अवार्ड, उसने अवार्ड हासिल किया क्योंकि उसने बहुत अच्छा गाया था। तो कैसे इसको कर सकते हैं जेरन के साथ, तो सिंगिंग वेल ही रिसीव्ड एन अवार्ड। ठीक है, तो ही सिंगिंग वेल, अच्छा गाना गाकर ही रिसीव्ड एन अवार्ड। इस तरह से शी गेट्स अ लॉट ऑफ प्लेजर व्हेन शी रीड्स गुड बुक्स। तो रीडिंग गुड बुक्स, शी गेट्स अ लॉट ऑफ प्लेजर वाइल रीडिंग गुड बुक्स भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है रीडिंग गुड बुक्स गिव्स हिम अ लॉट ऑफ प्लेजर, ऐसे भी हो सकता है। इस तरह से ही इज पैशनेट अबाउट म्यूजिक, ही होप्स टू बी फेमस वन डे। तो होपिंग टू बी फेमस वन डे, ही इज पैशनेट अबाउट म्यूजिक। तो इस अंदाज से आप इसको जेरंड के साथ यूज कर सकते हैं। तो इसको देख लें वन बाय वन कैसे। वो प्लेइंग क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड शुड नॉट बी अलाउड, और आई लव स्विमिंग इन अ क्लीन स्विमिंग पूल। और इस तरह से नंबर 3 बना ही रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर सिंगिंग वेल, ये भी हो सकता है। सिंगिंग वेल ही रिसीव्ड एन अवार्ड, ये भी हो सकता है। और फोर्थ में शी गेट्स अ लॉट ऑफ प्लेजर इन रीडिंग गुड बुक्स। तो रीडिंग गुड बुक्स गिव्स हिम अ लॉट ऑफ प्लेजर, ये भी हो सकता है। गेट्स हिम अ लॉट ऑफ प्लेजर, गेट्स हर अ लॉट ऑफ प्लेजर, ये भी हो सकता है। और नंबर 5 ही इज होपिंग टू बी फेमस वन डे बिकॉज ऑफ हिज पैशन फॉर म्यूजिक। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये हमने जो बातें पढ़ी, जेरेंट की पढ़ी, पार्टिसिपल की पढ़ी, और टू इन्फिनेटिव की पढ़ी। आई होप सो कि आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नहीं तो बेटा जी मजीद बहुत सा और काम भी आने वाला, एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि ये मजीद आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगली वीडियो के अंदर हम पार्टिसिपल्स की बात करेंगे कि पार्टिसिपल्स का क्या क्या फंक्शन है, फिर हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है जी, Lenny, thank you very much for the now. Inshallah, see you soon with another video.